मेरी प्रार्थना है परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है, मां सरस्वती का कंठ में वास है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मित्रों, हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब, वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबका सामने अपना घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है, प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं, असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर भरने की बात होने लगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की एक कहानी राहुल गांधी जी ने बताई, तो ये एक सर्वविदित फैक्ट है कि भाई कोई स्क्रिप्ट राइटर उनकी स्पीच लिखते हैं। आज ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की राइटिंग उठा लाए थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हरियाणा का अपमान करने के लिए पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। पहले आप अमेरिका में एक कहानी बताते हैं हरियाणा के नौजवानों की, फिर आप हरियाणा में उस जगह से आके प्रचार शुरू करते हैं जहां पर कि आपकी पार्टी का सबसे शर्मनाक चेहरा बाहर उभर कर सामने आया, जो घर भरने की बात कहता है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये समझ में नहीं आता है कि ये जो आपने बातें कही उस स्क्रिप्ट में, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि आपने कहा वो लोग कजाकिस्तान और टर्की होते हुए गए, तो इसका मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उससे मोह आपका नहीं भंग होता, यहां हो या अमेरिका हो। और अगर आपको यह लग रहा है तो मात्र 7 महीने पहले तो राजस्थान में आपकी सरकार थी, हरियाणा के बगल में, क्यों नहीं चले गए लोग वहां? वो मैं बताना चाहता हूं, ऐसा इसलिए है कि वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि गरीबी एक माइंडसेट है, पॉवर्टी इज ए माइंडसेट, जब वे सत्ता में थे। यही अंतर होता है उस नेता ने जिसने गरीबी सुनी हो, कहानियों में सुनी हो, और उस नेता ने जिसने गरीबी को जिया हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को जिया है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है, उनकी स्वर्गीय माता जी ने बर्तन तक मांजे हैं। उन्होंने उतने बरस रेलवे स्टेशन पे गुजारे हैं जितने घंटे राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर नहीं गुजारे होंगे। तो सुनी हुई कहानियों के आधार के ऊपर गरीबी को समझना और खुद अपनी जिंदगी में जीकर गरीबी को समझने में जितना बड़ा अंतर होता है, उतना ही इस समस्या के समाधान के लिए भी यह अंतर होता है। तो मैं राहुल गांधी से सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आप वहां इलीगल इमिग्रेंट से मिले थे? और अगर मिले थे तो आपकी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ मीटिंग किसने तय की? नंबर 2, आपने यह कहा कि जिन लोगों के पास 35-40 लाख रुपए थे, उतने में तो वो सीधे वीजा लेके जा सकते थे और सीधे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे किसी भी जगह। तो वो आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान में क्यों नहीं गए? अगर आपका सत्य, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है कि आज जॉब के बारे में और
यह भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार का इतना बड़ा आधार है कि मैं पुनः कहना चाहता हूं, यह राहुल गांधी ना जो कहते कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, वो तो स्पीच इनके स्पीच राइटर ने लिखी होगी। फैक्ट है, आप सब जाके चेक कर सकते हैं कि जनवरी 23 से जुलाई 23 तक चाइना में बेरोजगारी बढ़ के 24% हुई। अगस्त 23 से जनवरी 2024 चाइना ने अपने बेरोजगारी के डाटा देना बंद कर दिया और जनवरी 24 से फिर जो शुरू किया जुलाई 24 में 17% है, जबकि उन्होंने अपना आधार बदल दिया। यानी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार से लेकर हरियाणा के अपमान तक हर प्रकार की बातें वह कर रहे हैं। इसलिए हमारा उन पर सीधे आरोप है कि भ्रामक तथ्यों के आधार पर आपने हरियाणा का अपमान और अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के अरमान दोनों एक साथ आकर अपनी पहली चुनावी सभा में दिखा दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो आजकल आदतन और फितरतन हर जगह के ऊपर जात पात की बात करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको उनका संसद में बयान ध्यान होगा जिसमें उन्होंने कहा ना 2014 में उन्होंने देखा कि ही वाज शॉक्ड कि जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं उनमें कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यह पता नहीं है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके बनता है और उसके बाद एक निश्चित प्रक्रिया से प्रमोशन पाते हुए तकरीबन 30 साल की नौकरी के बाद बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष का पद नहीं है कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष पद पर पहुंच गए। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को शौक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आप सबको पता होगा, बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है, कितने ओबीसी बनाए? आप अफसरों में पूछते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं, जजों में पूछते हैं, आपने सबसे लंबे समय तक इस हरियाणा पर हुकूमत की है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बताएं, कृपया बता के जाएं। और दूसरा, हर चीज में तो आप जात पूछते हैं। वैसे हमें समझ में आ रहा है कि सत्ता तो आपकी नहीं आने वाली, जो ख्वाबों ख्यालों में आपको हरियाणा में अपनी सरकार दिख रही है जिसके बहुत सारे दावेदार हैं और आपस में जम के मारा मार है। कृपया ये बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री, ख्यालों वाले मुख्यमंत्री किस जात का होगा? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। हर बात में जात का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी, कृपया यह बता दीजिए, हम मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम नहीं पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार की जात बता दीजिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार उनसे पूछिएगा और सवाल का कोई जवाब नहीं आएगा। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि वो जो, जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा, कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी हैं, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी। योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पे बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी ममन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथाकथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए। हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी, और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां के हैं, कर्नाटक।
कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी, अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं। मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस जहां सत्ता में आती होती क्या, सेना के का अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी, जो कश्मीर में अभी आपके पास के राज्य में दिखाई पड़ रहा है वो देख लीजिए। ये एक सबसे बड़ी गारंटी, सेना के अपमान और जवानों के और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जो बातें कर रही है उसका वास्तविकता यह होने वाली है कि नौजवान नौकरी के लिए परेशान होने वाला होगा। किसान हलकान, सेना का अपमान और एक तो बहुत बड़ी गारंटी आपको सबको ही पता होगा, आपस में घमासान। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेत्री का वीडियो, चर्चित वीडियो है, जिसमें वो कह रही हमें तो बुलाया नहीं जाएगा। अर्थात आपस में सरकार लड़ेगी, अपना अपना घर भरेगी और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करेगी। और हरियाणा जिस विकास के रास्ते के ऊपर आज आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 10 वर्ष हमारी यहां सरकार जो खट्टर साहब और सैनी साहब के नेतृत्व में चली, उसने हरियाणा को उस मुकाम तक पहुंचाया कि पर कैपिटा इनकम जो 1,37,000 रुपए थी वो अब 3 लाख रुपए से ऊपर पहुंची। रोजगार के जो सरकारी नौकरियां मिली थी, जो 66,000 मिली थी, वो 1,43,000 मिली और पूर्ण पारदर्शिता के साथ। रोजगार के कुल अवसर, ईपीएफओ का डाटा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सबसे ऑथेंटिक डाटा यही होता है, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी बनेगा तब भविष्य निधि का अपना खाते में से पैसा कटाएगा और उसका कोई जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर है वो पैसा उसमें डालेगा। तो अगर आप इस समय देखें तो हम लोगों के कार्यकाल में 1,46 लाख लोगों को 46 लाख लोगों ने के ईपीएफओ अकाउंट्स भरे, अर्थात यह प्रत्यक्ष जो जॉब मिल रहा था वो मिलने की शुरुआत हुई है। और 7 मेडिकल कॉलेज थे, 15 मेडिकल कॉलेज हैं, और एक और उपलब्धि जो हरियाणा को मिली है इस सरकार के कार्यकाल में, जो संभवतः कभी नहीं मिली होगी। देखिए, हम सब ये मानते हैं कि बिजली की आवश्यकता विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है, परंतु जब हमारी सरकार आई तो हमारी 60% बिजली की नीड कोयले से पूरी होती थी। अगर हम उसके द्वारा भारत की सारी बिजली की आवश्यकता को पूरा करना चाहते तो व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल था, एनवायरमेंट पे बहुत कुछ होना था। तो मोदी जी ने सोलर एनर्जी की शुरुआत की और आज सोलर एनर्जी में भारत का उत्पादन और व्यवस्था 30 गुना बढ़ी है। और ये किसी सरकार ने शायद भले ही सोचा हो कि सोलर एनर्जी में आगे बढ़ेंगे, मगर एक काम ऐसा हुआ जो किसी सरकार ने सोचा ही नहीं होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, यानी सौर ऊर्जा पर दुनिया के देशों का एक समूह बनेगा और उसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में बना। भारत उसका नेतृत्व करेगा और उसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में बना। मेरे विचार से इससे पहले कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय कई देशों के संगठन का कोई अंतरराष्ट्रीय केंद्र हरियाणा में नहीं बना होगा जो हमारी सरकार के समय में हुआ। तो बहुत साफ है कि हमारी सोच हरियाणा के विकास को लेकर, हमारी सोच हरियाणा के नौजवानों के रोजगार को लेकर क्या है, हमारी सोच हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर, हमारी सोच हरियाणा में नए विकास के अवसरों के साथ राष्ट्रवाद को
मजबूत करने को लेकर क्या है और उनकी सोच क्या है, मुझे लगता है इस विषय में जो आज राहुल गांधी ने बोला है, वो जिस स्थान और जो बयान, ये दोनों उनकी असली सोच को उजागर करने के लिए काफी। देखिए वो कितना, मैं कड़ा शब्द बोल रहा हूं, झूठ बोलते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान उनके दर्जनों वीडियो देखे होंगे, यूं हाथ करके बिहार के जातिगत सर्वे पे उन्होंने कहा देखो भैया हमने तो नीतीश कुमार से कह दिया था कि करना पड़ेगा। आप सब प्रबुद्ध पत्रकार जाके चेक कर लीजिए, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब नीतीश कुमार की हमारे साथ सरकार थी। जातिगत जनगणना शुरू हुई अगस्त 2022 में, जब नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ सरकार बनी। निर्णय हमारे टाइम में हुआ, क्रेडिट वो ले रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में सर्वे आप करके बैठे हैं, क्यों नहीं लागू कर बाहर कर रहे हैं आंकड़ा? और आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एलानिया कह रखा है कि मैं ये आंकड़ा जारी नहीं होने दूंगा। और आप सबको, और मैं सब प्रमाण बता रहा हूं, राज्यसभा में मैं उस समय उपस्थित था, सदन की कार्रवाई में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खड़े होकर बोला, ये पिछली सरकार की बात है, चुनाव से पहले, तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी खुद कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने कहा कि आपके राज्य में तो आपका उप मुख्यमंत्री कह रहा नहीं होने देंगे। उसके बाद खड़गे जी का क्या जवाब था और क्या चेहरा था वो आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, भाई तुम बड़ा कह रहे हो कि आपने करवा दिया सर्वे बिहार में, तो हिमाचल में करवाइए ना, तेलंगाना में करवाइए, और कर्नाटक में किया रखा है उसको बाहर करिए। इसे कहते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे क्या है आप लोग खुद समझ पाते हैं। देखिए रोजगार की स्थिति भारत की पिछले वर्षों में कितनी मजबूत हुई है, उसका मैंने सबसे सिर्फ एक ऑफिशियल जो डाटा है, 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट 2014 में, अब 26 करोड़ है। तो 15 करोड़ लोग आके जुड़े हैं ना उससे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर भी किसी को कोई कहे साहब आंकड़े में मुझे समझ में नहीं आता, अगर उसकी समझ आंकड़े की नहीं तो हकीकत में देख ले। अगर 37 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर रोज रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, 74 नए एयरपोर्ट बने, चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बना, हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया, ये बना कौन रहा है भाई? कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना। अगर दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट की कंपनी सैमसंग, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में, सबसे हाई एंड मोबाइल एप्पल की चाइना के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री कर्नाटक में आके बनी। कौन बना रहा है भाई? कोई तो बना रहा होगा, आसमान से जिन्न आकर नहीं बना रहे हैं। तो आंकड़े में देखिए या हकीकत में देखिए, जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ के विपरीत बोल रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कल की यह रिपोर्ट है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। रोजगार में हरियाणा ने तुलनात्मक दृष्टि से सभी राज्यों में सबसे बेहतर काम किया है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह मीडिया की रिपोर्ट है। पंजाब में जो ड्रग्स का कारोबार शुरू हुआ था वो उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ था। पंजाब में लंबे समय तक रहते हुए आज हमारी सरकार आने के बाद वो सख्ती है कि आपको पता है कि हमारी सरकार आने के बाद पोर्ट में 22-23 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। उनके जमाने में कितनी पकड़ी गई थी? 200-300 करोड़ की। जबकि उस जमाने में मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स का कारोबार चल रहा था। क्यों? पकड़ी नहीं जाती थी, नियंत्रण नहीं किया था, इसलिए स्थिति है। और कुल मिलाकर हम यह भी कहना चाहेंगे, आज भारत के हर नौजवान को उस ड्रग्स से भी लड़ना है, और जो मेंटल ड्रग दी जा रही है 7 समुंदर पार से, उस ड्रग को भी समझना है। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता की क्षमता के लिए
आपकी निजी स्वतंत्रता और निजी जीवन की बर्बादी के लिए यह ड्रग जिम्मेदार है, तो वो जो ड्रग्स समझाई जा रही है दिमागों में, वो देश की व्यवस्था और देश की विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से नेम प्लेट पर 25 थाना पर लगवा रही है, क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटना चाहती है? देखिए, हिमाचल के बारे में सिर्फ कहना चाहूंगा, राहुल गांधी बड़ा एक प्रसिद्ध डायलॉग बोलते हैं, डरो मत, और हिमाचल की अपनी सरकार को नहीं कह पा रहे डरो मत। अगर यह बात पता लग गई कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको छू नहीं पा रही हिमाचल की सरकार। कितनी डरी हुई सरकार। और वो नेता जो पूरे भारत में घूम घूम के कहता है डरो मत, वो अपनी सरकार को नहीं समझा पा रहा है डरो मत। तो मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, हिमाचल की सरकार ने जो भी ये निर्णय लिया है, शायद उस डर को बचाने के लिए लिया है जो गैर कानूनी निर्माण को हटाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। बड़ी मजेदार बात है, देखिए भारत में कानून एक प्रक्रिया से चलता है। अगर कुछ नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, साफ सरकार है, देखिए जबरदस्ती इन्होंने पकड़ लिया, ठीक, अभी कानून अंजाम तक नहीं पहुंचा, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं मानता हूं कांग्रेस अपने 2 आरोपों में से एक आरोप पहले स्पष्ट कर दे। इसका मतलब अगर वो ये मान रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए वाड्रा पर कार्रवाई अभी अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंची है, तो फिर इसका मतलब हम विच हंट करते हैं, यह आरोप छोड़ दें। अगर विच हंट का आरोप है तो यह आरोप छोड़ दें। ये दोनों नहीं चल सकते कि अपनी सुविधा के अनुसार अगर जाएंगे तो आप कहेंगे साहब राहुल गांधी पे कार्रवाई हो गई तो विच हंट था, और वाड्रा पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कार्रवाई हो रही है, वो अपनी प्रक्रिया से हो रही है, तो साहब ये क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है ये इनके स्टेटमेंट में ये डुअलिटी है। देखिए, प्रोसेस कानून के अनुसार चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर टिप्पणी करना कम से कम राजनीतिक दल के प्रवक्ता के लिए उचित नहीं। और मैं एक और भी फैक्ट बता देना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उनकी हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई, सारे सबूत सामने थे, नहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। कितने साल लगे फांसी देने में? 5 साल। जबकि उसके बाद उनकी पार्टी नहीं, बेटे की सरकार थी और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बहुमत की सरकार थी। तो बताइए साहब, जब सारे सबूतों, मतलब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में सबके सामने हुए क्राइम में 5 साल लग रहे हैं, इसीलिए हम किसी के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालने का प्रयास करते। स्वतंत्र एजेंसियां काम कर रही हैं, वो लोग इस पर राजनीति करते हैं। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो ऊपर से चाहे जो कहें कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं। किस बात पे डरे हुए हैं? बीजेपी की सरकार आएगी इस बात से उतना नहीं डरे हुए हैं जितना यह है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके पास चली जाएगी, इस बात को लेकर डरे हुए हैं। यानी उनका नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस में रह पाएगा या नहीं, इसको लेके वो डरे हुए हैं। और शायद इसीलिए उनको राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि कोई नेतृत्व आप क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। आप हुड्डा जी को इसलिए नहीं घोषित कर रहे हैं कि पुराने मजबूत नेता हैं, वो जम जाएंगे तो आपको कुछ समझेंगे नहीं। या सुरजेवाला को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि युवा नेता दूसरा खड़ा नहीं होने देना है। या शैलजा जी को इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि दलित की बेटी को आगे नहीं आने देना है। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आज तक के सारे मुख्यमंत्रियों की वे ओबीसी बताएं वो कौन था। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई के कारण हमारी सरकार आने के बाद उनके नेताओं पे मुकदमे लगे और वो जेल गए, तो आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, छोटे मोटे मामले की बात नहीं कर रहा। राहुल जी और सोनिया जी जिस नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके के ऊपर हैं, वो कब हुआ था? अक्टूबर 2013, हमारी सरकार नहीं थी। ए राजा कनिमोझी जेल गए 2011, हमारी सरकार नहीं थी।
सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा झारखंड के सीएम जेल गए 2008, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्टोर्शनेट एसेट का केस लगा 2005, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, करुणानिधि जेल गए 2000 में, लालू यादव 97 में, जयललिता 96 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा 94 में, और राजीव गांधी पे आरोप 87 में, एफआईआर 90 में। मेरे भाई, हम लोग बच्चे से प्रौढ़ावस्था में आ गए, इनको जेल से अंदर बाहर और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते हुए सारी पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद की। इसलिए मैं चुनौती से कहता हूं, पिछले 35 साल की एक लोकसभा बता दे जब इनके किसी नेता ने कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो भ्रष्टाचार में। साहब, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कायस लगाए जा रहे थे कि वहां बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से चमत्कार हुआ और वहां पे बीजेपी आई, क्या इस तरह से हरियाणा और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकता है? देखिए, हरियाणा की जनता ने विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार का विकास कार्य देखा है और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की मारामार देख रही है, हम इस विषय को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हरियाणा की जनता हमें तीसरा टर्म निर्णायक और प्रभावी रूप से देगी।